चलिए तो स्टीरियो आइसोमरिज्म से हम शुरू करते हैं आज। तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमरिज्म का डेफिनेशन आपको मिला है क्या ना, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट शोइंग different properties due to relative arrangement of atoms or group of atoms in space in 3D structure are called stereoisomerism. Okay, and the phenomenon is called as stereoisomerism. तो इस मेथड में जो हम आइसोमर्स हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो सर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या है? देखो ये जो पॉइंट है, मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया डॉट, ये क्या है? 3D है। मैंने आपको आपका प्लेन दिखाया, प्लेन ऑफ पेपर, ये क्या है? 3D है। ये कौन सा डी है? डायमेंशन के बारे में कुछ पता है या नहीं है? फिजिक्स में तो पढ़ाया होगा यूनिट डायमेंशन। ये बताओ 3D है, 2D है या 1D है? ये क्या है भाई? 2D। पॉइंट 1D होता है, 1 डायमेंशनल। ओके, एक ही डायमेंशन में रहता है। ये जो प्लेन होता है ये होता है 2D, कॉपी में लिखो। और जो स्पेस होता है, अपने चारों तरफ जो है स्पेस है ना, अरे अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं, हमारे रूम में चारों तरफ हमारे तरफ जो है वो स्पेस है। तो वो जो स्पेस होता है हमारा 3D होता है। और 3D के ऊपर 4D 5D 7D तक है, पर हमें 3D तक पता है। मतलब हमारा जो ह्यूमन आई है, हमारा जो बेसिक साइंस है, उसमें हम 3D तक पहुंच सकते हैं। ओके, और भी डायमेंशन आएंगे, बट अभी हमें 3 डायमेंशन से काम चलाना होगा। और वही 3D में मतलब एक स्पेस में अरेंजमेंट किया जा रहा है सारे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, जो कि हमारे काइरल कार्बन से जुड़े हुए हैं। एक वर्ड लिखो काइरल। काइरल वर्ड का मतलब हम बाद में अभी समझेंगे, थोड़ी देर के बाद। CHIRAL, तो काइरल वर्ड लिखो। फिर हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहाँ से शुरू होता है, 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट कैसे होता है, कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है इस अरेंजमेंट के लिए, क्या क्या टाइप्स ऑफ हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के, सब कुछ देखेंगे अभी। ओके, तो देखो यहां पर हेडिंग लगाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। यहाँ पर हेडिंग लगाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। द आइसोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन रिलेटिव स्पेसिस, या इसको आप स्पैटियल पढ़ सकते हो या फिर स्पेशियल पढ़ सकते हो। मतलब स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, वो एक जगह एक तरफ होता है, दूसरी जगह दूसरी तरह होता है, बट वो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम रहता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड द डबल बॉन्ड। ओके, तो डबल बॉन्ड के चारों तरफ जो ग्रुप हैं, एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर, देखिए गौर से, ये जो डबल बॉन्ड है इसके तरफ इसके ये है मिथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, आगे नहीं। तो यहाँ पर देखो ये सेम साइड में थे, जब ये प्लेन के सेम साइड में रहे इसको बोले हम सिस। अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड में रहे, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ऑपोजिट, मिथाइल मिथाइल का ऑपोजिट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो सिस ट्रांस एक बेसिक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का नोमेनक्लेचर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है 2 ब्यूटेन का सिस ट्रांस, इसको जरूर लिखिए। ओके, पहले आप डेफिनेशन खत्म कीजिए। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड द फेनोमेनन इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो यहाँ पर रोटेशन कहाँ होगा ना, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम और अल्कीन के बीच रोटेशन होगा, सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम और साइक्लिक कंपाउंड के बीच रोटेशन होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम के बीच रोटेशन होगा। ये कहाँ पर होता है ना, ऑक्सिम्स में होता है। और यहाँ पर देखो डबली बॉन्डेड एन एटम और डायजो कंपाउंड्स में रोटेशन होगा। आगे नहीं होगा कि नहीं होगा? तो पहले आप लोग 2 ब्यूटीन का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म लिखो। यहाँ पर देखो सेम साइड में सेम ग्रुप रहा, मिथाइल ग्रुप इस तरफ, ये भी मिथाइल ग्रुप इस तरफ, और दाहिने तरफ रहा अपना हाइड्रोजन ग्रुप। और यहाँ पर देखो बाएं तरफ ये रहा और इसके ऑपोजिट में ये रहा, इसलिए इसको हमने बोला ट्रांस। ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड में, आप ब्रैकेट में लिख लो ऑपोजिट साइड। सिस मतलब सेम साइड। जगन आप पढ़ नहीं रहे हो, हॉस्टल में आए हो, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। घर में जितना चीटिंग कर लिया कर लिया। ओके, जल्दी जल्दी लिखो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। लिख के जल्दी बोलो सर हाँ हो गया खत्म, फिर चलेंगे नेक्स्ट कंपाउंड को देखेंगे
कैसे होता है वहां पर सिस ट्रांस में बेसिक है, अगर सेम साइड में रहा तो आप सिस बोलोगे, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड सिस, और सेम ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड या फिर ऑपोजिट टू ईच अदर तो वहां पर आप बोलोगे ट्रांस। ये बेसिक है। और 2 ब्यूटेन का एग्जांपल आपको पूछा जाता है, आप छोटे बच्चे हो 11th के बच्चे, आपको बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है सर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब उनका ज्योमेट्री डिफरेंट होता है, बट ये कंपाउंड का नाम सेम है, इनका फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर में कहां पर डिफरेंट है ना, ज्योमेट्री में डिफरेंट है। ओके, ज्योमेट्री मतलब समझ रहे हो, अरे अरेंजमेंट अरेंजमेंट। यहां पर देखो इसको एक तरफ अरेंज किया गया है सेम साइड में, और इसको ऑपोजिट साइड में अरेंज किया गया है, उसी को ही बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ये समझ नहीं लेना जो कैलकुलेशन करते थे 10th क्लास में, उसको मत समझ लेना। ओके, यहाँ पर ज्योमेट्री सर आइसोमर और आइसोटोन में डिफरेंस क्या है सर? आइसोमर और आइसोटोप्स में डिफरेंस क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन। आइसोटोन। आइसोटोन, तो आइसोटोन एक यस सर, यस। अलग कॉन्सेप्ट है, ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, थोड़ा आप याद करो। आइसोटोन क्या होता है ना, जहां पर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, दो मॉलिक्यूल्स, दो कंपाउंड जहां पर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ऐसे एटॉम या फिर मॉलिक्यूल ढूंढो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाले, एटॉम्स, बेसिकली एटॉम्स लेते हैं हम, ऐसे एटॉम्स जहां पर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो ढूंढो कहां पर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो मेरे पास होगा नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन 714 और यहाँ पर कार्बन 614, सॉरी नाइट्रोजन 715 ले लो एंड कार्बन 614 ले लो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, एग्जाम्पल लिख लो, पूछ लिया तो लिख लो, किसने पूछा, जिसने भी पूछा लिख लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और यहाँ पर भी 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बट आइसोटोन एक अलग चीज है, ये हम इनऑर्गेनिक या फिर जनरल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और आइसोमर ये अलग चीज है, हम इसे ऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और आइसोमर क्या होता है ना, आइसोमर का पहले क्लास में हमने डेफिनेशन लिखा था, जो किया होगा उसको याद होगा, क्या लिखा था हमने ना, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम यूपेक नेम, बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, यस और नो, बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको क्या बोले हम, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। बट अगर सर स्ट्रक्चर भी सेम हो गया बट उनका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट हुआ, मतलब स्ट्रक्चर भी, यहाँ पर देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चर भी सेम हो गया भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था पहले, नॉर्मल आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड का आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट उनका ज्योमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाने के लिए उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा और स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। इस पॉइंट को अच्छे से अपने कॉपी में लिखो। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये थोड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लेवल के लिए, तो आपको बहुत बार इसे पढ़ना होगा। जज्ञानंद देवानंद एक ही डिवाइस से जुड़ गए, बहुत बढ़िया। वेरी गुड बच्चा, थैंक्स सर। ओके जल्दी लिखो, अभी तक नहीं लिखे, लिखो फिर अगले एग्जाम्पल सर कंप्लीट हो गया। ओके, यहां पर देखो, यहां पर हम कैसे सिस ट्रांस निकालेंगे साइक्लिक कंपाउंड में। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ट्रायंगल नहीं, साइक्लोप्रोपेन है। तो यहां पर देखो, इस बॉन्ड को हमें कंसीडर करना है, इस साइक्लिक बॉन्ड को हमें कंसीडर करना है। ये डबल बॉन्ड नहीं है पर साइक्लिक बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी सिस ट्रांस हो सकता है। देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये अबव द प्लेन है और ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, सॉरी ये मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है। सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है और मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन है। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है ऑपोजिट वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर कहीं भी ऑपोजिट वाला फील आया तो उसको आप चुपचाप ट्रांस लिख लेना। ओके, और यहां पर देखिए सेम साइड में है तो इसको हम क्या लिखूं मैं, सिस लिखूं। ओके, तो यहाँ पर नोट्स में भी आपको बताया गया है सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड उसको सिस बोलेंगे और सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड या फिर डिफरेंट साइड उसको हम ट्रांस बोलेंगे। ओके,
अभी ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है अल्डोक्सिम का। अल्डोक्सिम आपने अभी तक नहीं देखा होगा, इतने आपने जितने भी दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं यहाँ पर आपने अल्डोक्सिम कभी नहीं देखा होगा। तो ये अल्डोक्सिम वाला केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सबको वॉइस आ रहा है? मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया है। वॉइस सबको आ रहा है? नो सर। ओके, जल्दी से। अल्डोक्सिम के केस में हम सिस ट्रांस यूज नहीं करते। ये पूरा अच्छे से स्टार मार्क करके अपने कॉपी में बड़े बड़े हैंडराइटिंग से लिखो। अल्डोक्सिम के केस में हम सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज नहीं करते, बिकॉज यहाँ पर एक लोन पेयर आता है, एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है आइसोमरिज्म में, व्हेयरएज यहाँ पर हमें एटॉम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटॉम मिल रहे थे पार्टिसिपेट करने वाले। तो अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट किया तो यहाँ पर हमने सीन एंटी नोमेनक्लेचर यूज किया। सीन मतलब आर ग्रुप के साथ, सॉरी यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, H और OH अगर सेम साइड में रहे इसको हम बोलेंगे सीनोक्सिम। सेम साइड मतलब सीन। अगर H और OH ऑपोजिट साइड में रहे तो इसको हम बोलेंगे एंटीऑक्सिम। ये बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार में चाहे आपको समझ ना आए बट आप इसे लिखिए कॉपी में और एक बार पढ़िए। क्या H और OH सेम साइड में अगर तो उसको हम बोलेंगे सिन, H और OH ऑपोजिट साइड में तो अगर उसको हम बोलेंगे एंटी। और यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ है? ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है। तो पहले हमने लिखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के कंडीशन में, या वो साइक्लिक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए या फिर अल्कीन होना चाहिए, अल्केन होना चाहिए, सॉरी अल्कीन होना चाहिए या फिर साइक्लिक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए या फिर कहीं भी डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्कीन तो नहीं है पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच हमारा डबल बॉन्ड मिल रहा है अल्डोक्सिम में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसको लिखिए। लिखने के बाद अगले स्टेप में जाएंगे। ये वाला पार्ट में बहुत स्लो पढ़ाऊंगा भाई, यहाँ पर जल्दी नहीं, ये समझने वाली बात है और जिंदगी भर काम आएगा। सर डायग्राम क्या हुआ बेटा? बना दिया? डायग्राम तो समझ नहीं आया सर। क्या समझ नहीं आ रहा है? यहाँ तो पर समझ नहीं आया। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर अल्काइल R ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर OH के साथ सिंगल बॉन्ड। लोन पेयर के साथ कोई बॉन्ड नहीं, लोन पेयर ऐसे ही नाइट्रोजन के ऊपर है। ओके, अभी समझ आया? सब बनाओ जल्दी। ओके, तो आगे चलते हैं और क्या कंपाउंड्स हैं हमारे पास, देखते हैं। यहां पर देखो, मैंने आपको पहले जब ऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू किया था, शुरू में मैंने बताया था कि अगर एक वेज है, ये कैसा वेज है ना सर? सॉलिड वेज है। वेज मतलब समझ रहे हो? तो अगर ये सॉलिड वेज है तो इस बॉन्ड का मतलब है कि ये आउट ऑफ द प्लेन है, हाँ कि नहीं? बेसिक समझा रहा हूं बेटा, आउट ऑफ द प्लेन। और अगर आप बेसिक समझे अच्छे से तो कहीं पर जिंदगी में हारोगे नहीं केमिस्ट्री में। और ऐसे अगर मैंने एक वेज बनाया जिसको हम बोलते हैं डैश्ड वेज, इसको हम बोलते हैं डैश्ड वेज, तो ये है इनटू द प्लेन। इसका नाम आप क्या लिखोगे? इनटू द प्लेन। तो ये पेपर के अंदर जाता है ये बॉन्ड जो डैश्ड वेज है, और ये आउट ऑफ द प्लेन आता है। तो अगर देखो यहाँ पर, अगर सेम प्लेन में रहा, ये एक साइक्लोहेक्सिन है, तो मेरा पहला क्राइटेरिया क्या होता है ना, ये एक रिंग कंपाउंड है, तो पहला क्राइटेरिया आपको यहाँ पर मिल रहा है सिंगली बॉन्डेड साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अप्लाई कर सकता हूँ, हाँ कि नहीं? यहाँ पर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अप्लाई कर सकता हूँ। तो कैसे अप्लाई करूँ सिस ट्रांस में? तो अगर मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है और हाइड्रोजन दूसरे साइड में है तो इसको हम बोलेंगे सिस।
और यहाँ पर देखो, इसको ट्रांस मैंने क्यों बोला ना, ये मिथाइल ग्रुप आउट ऑफ द रिंग है और ये मिथाइल ग्रुप इनटू द रिंग है। ओके, ये रिंग के अंदर ये मिथाइल ग्रुप है तो ऑपोजिट होगा या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो जिस भी बॉन्ड के चारों तरफ आप कंसिडर कर रहे हो तो वहां पर एक ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देना, तो वहां पर आपको सिंपली पता चल जाएगा ये सेम साइड में है या फिर अपोजिट साइड में है। ओके, तो यहाँ पर तो आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ पर अगर आपने लाइन ड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा ना सर, ये दोनों भी सेम साइड में है और ये दोनों भी सेम साइड में है, हाँ कि नहीं, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ये दोनों सेम साइड में है, ये दोनों सर सेम साइड में है, मतलब ये भी आउट ऑफ द प्लेन है और ये भी आउट ऑफ द प्लेन है, इसलिए हमने लिखा इसको सी या फिर सेम साइड। Whereas ये वाला केस इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन है और ये वाला बॉन्ड इनटू द प्लेन है, मतलब ये लोग क्या हो गए, ऑपोजिट हुए कि नहीं। देखो तुम्हारा एक अगर हाथ तुम ऐसे उंगली ऊपर करते हो तो दूसरा उंगली क्या होता है तुम्हारा, नीचे जाता है, तो इच अदर ऑपोजिट प्लेन होता है कि नहीं होता है, तो ऑपोजिट प्लेन हो गया तो यहाँ पर आप ट्रांस वर्ड यूज करोगे या फिर ट्रांस आइसोमर इसको बोलोगे, हाँ कि नहीं। तो साइक्लो अल्केन्स में हम ऐसे कंसिडर करते हैं। तो आपके पास बेसिक रूल है, आप जिस भी बॉन्ड को कंसिडर करेंगे आइसोमरिज्म के लिए तो वहां पर आप एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ कर देंगे और इस इमेजिनरी प्लेन की तरफ आप देखेंगे, अगर ये दोनों सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो सिस, अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में होते हैं या फिर डिफरेंट साइड्स में होते हैं तो ट्रांस। ओके, तो ये हो गया अपना सिस ट्रांस या फिर सिन एंटी वाला नोमेनक्लेचर। तो ऑक्जिम्स में क्या होता है, एल्डोक्जिम्स या कीटोक्जिम्स में सिन एंटी यूज होता है, यहाँ पर लिख लो सिन एंटी यूज होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ देता है, आप सिस ट्रांस लगा के आओगे गलत करके आओगे। ओके, तो सही करना है, हमें क्वेश्चन सही करना है, गलत नहीं करना है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को जो फैक्टर अफेक्ट करता है। तो पहला मेल्टिंग पॉइंट, तो ट्रांसफॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ग्रेटर देन सिस फॉर्म, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जो लैटिस स्ट्रक्चर है वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो लैटिस स्ट्रक्चर अगर ज्यादा स्टेबल हुआ तो आप ज्यादा हीट चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट में देखेंगे तो सिस फ्रॉम में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सर क्यों, बॉइलिंग पॉइंट सिस फ्रॉम में क्यों ज्यादा होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट सिस फ्रॉम में ज्यादा होता है बिकॉज वहां पर स्टेरिक इफेक्ट काम करता है। स्टेरिक इफेक्ट मतलब ये जो दो ग्रुप हैं इनके बीच जो रिपल्सन होता है उसको हम बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। नॉर्मल रिपल्सन भी हम बोल सकते थे बट उसको थोड़ा आर्टिस्टिक बनाने के लिए हमने स्टेरिक रिपल्सन या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस बोला। तो यहाँ पर हाई पोलरिटी सिस फॉर्म का है तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सिस फॉर्म का ज्यादा होगा ट्रांसफॉर्म से। अगर हम सॉल्युबिलिटी की तरफ आते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, मतलब एक कंपाउंड में ये चीज कैसे सॉल्युबल होगा। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हो गया, भाग गए क्या, अरे एवरीवन हियर, नो सर। यस क्या, यस सर। एवरीवन हियर, चेक करो, भाग गए सब क्या या मेरा नेट स्लो गया। अभी देखो स्टेबिलिटी, साउंड अच्छा से नहीं आ रहा है, ओके क्लियर नहीं है। वेट करते हैं नेट सही होने के लिए। स्क्रीन में नहीं आ रहा। स्क्रीन अभी आया, अभी आया। ओके अभी देखो स्टेबिलिटी में ट्रांसफॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बिकॉज यहाँ पर सिस फॉर्म में ज्यादा वैन डर वाल्स अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में ये स्टेबिलिटी हमारा ज्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस में ज्यादा होगा। तो लिख लो साइड में हिंट लिख लो कि मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस में ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी ट्रांस में ज्यादा होगा। व्हेयरएज सॉल्युबिलिटी सिस में ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट सिस में ज्यादा होगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सबको लिखो। अभी 2 मिनट में अपना शॉर्ट नोट बनाओ, फिर हम अगले स्टेप में चलेंगे, डाइपोल मूवमेंट देखेंगे सिस और ट्रांस आइसोमर्स के, तो आपको इजीली समझा आ जाएगा। अगर आप स्टेबिलिटी समझ रहे हो तो डाइपोल मूवमेंट भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। हेलो गाइस,
लिख लिए? होपफुली आप लोग लिख चुके होंगे। तो आगे चलते हैं। अरे किसी को सर्दी बुखार तो नहीं है ना? अगर सर्दी बुखार हो तो मत आना स्कूल, पहले से बोल देता हूँ, फिर बोलना सर ने बताया नहीं। अभी देखो डाइपोल मोमेंट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो सच में सर बुखार है तो नहीं आएंगे? सर्दी बुखार है तो नहीं आना। फॉर कंफर्मेशन, सच में? हाँ सच में। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट लिखू सर, ओके, या फिर प्रिंसिपल मैम। सर्दी बुखार है तो मैं बोलूंगा कि नहीं आना स्कूल। ओके, तो यहां पर देखो सिस फॉर्म में क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट सर कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने बॉन्डिंग में थोड़ा इसके बारे में जाना था कि सर डाइपोल मूवमेंट क्या होता है ना, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, हाँ कि नहीं, क्यू इनटू डी पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हमें चार्ज और डिस्टेंस देखना है। तो सर बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस का, यहाँ पर तो कोई चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस देखना है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस देखना है। तो कार्बन और यहाँ पर देखो मिथाइल सिस टू ब्यूटिन और ट्रांस टू ब्यूटिन के बीच हम देखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच ये जो CH3 ग्रुप है ये हमें देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर, बिकॉज CH3 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो थोड़ा वो कार्बन के ऊपर पुश किया। तो यहाँ पर ये भी पुश कर रहा है। अगर ये दोनों सेम साइड से पुश कर रहे हैं तो इनका नेट रिजल्टेंट ज्यादा होगा, आपको वेक्टर में पढ़ाया होगा। पर ये देखो ये इस तरफ से पुश कर रहा है, ये इस तरफ से पुश कर रहा है, ये हनुमान जी सॉरी ये लक्ष्मण जी का तीर है और ये इंद्रजीत का तीर है। तो दोनों का तीर सेम एनर्जी से गया है और इन लोगों का तीर कैंसिल होके 0 हो गया। समझ रहे हो? अरे रामायण कोई देखा है या नहीं देखा है? इस तरफ से हनुमान जी का सॉरी लक्ष्मण जी का तीर आया और इस तरफ से इंद्रजीत का तीर आया, तो ये दोनों ईच अदर को कैंसिल कर रहे हैं और 0 हो गया। देखते थे ना नहीं रामायण? कोई देखा होगा रामायण में, पुराना रामायण, तो ये सब पता है क्या होते हैं ना। ये तीर इसका आया, ये मिथाइल ग्रुप, ये देखो ये सेम एनर्जी वाला है और ये भी सेम ग्रुप है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है इससे कैंसिल हो गया ट्रांसफॉर्म में। तो क्या आपको पता चला कि ना सर ट्रांसफॉर्म में डाइपोल मोमेंट 0 होता है। देखो म्यू इज इक्वल टू 0d, लिख लो म्यू इज इक्वल टू 0d। और सिस फॉर्म में कुछ वैल्यू आता है, आपको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो कि सिस फॉर्म में डाइपोल मोमेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों एग्जांपल लिखो, यहाँ पर भी सेम एक्सप्लेनेशन, नॉट इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0। एक्सप्लेनेशन समझ में आया कैसे ना? यहाँ पर ईच अदर से ये कैंसिल करवाते हैं और यहाँ पर ये ईच अदर सेम साइड में है तो ये बढ़ाते हैं, ऐसे ये गया ऐसे ये गया, तो इसका नेट रिजल्टेंट ऐसे ऊपर की तरफ आता होगा। लिख लो नेट रिजल्टेंट ऊपर आता है इसका और इसका नीचे आता है नेट, whereas इनका नेट 0 होता है कैंसिल होके। ओके जल्दी से लिखो, डाइपोल मोमेंट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सारे एंट्रेंस क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस पहले नीट और जेई में आ चुके हैं, सब हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर अगले साल नीट और जेई में बैठे तो आपको भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तभी आप बोलोगे कि 11th में जो सर पढ़ाए हैं वो हमें बताया नहीं। तो मैंने आपको बताया है पर आप नहीं पढ़ोगे, तो पढ़ने की कोशिश करो और नोट्स मतलब नोट्स कभी घुमाना मत, अपने साथ रखना। अगर आप प्रिपेयर करते हो एंट्रेंसेस के लिए, एनडीए वगैरह एग्जाम के लिए भी ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। ओके वहां पर भी थोड़ा साइंस में ये सब पूछ लेता है। ओके जो नीट और जेई के बच्चे हैं तो उनके लिए पूरा इंपॉर्टेंट मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड नोट्स हैं, सब कुछ इसमें पढ़ाया गया है। और अगर एनडीए में जाएगा, जनरल साइंस देगा, तो उसके लिए भी ये नोट सफिशिएंट होगा साइंस के पार्ट के लिए। और थोड़ा 10th का भी पढ़ना पड़ेगा, वहां पर 10th ज्यादा आता है। ओके फिर हम सिस ट्रांस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाई सिस ट्रांस बहुत हो गया, अभी हमें सिस ट्रांस नहीं सीखना है। सिस ट्रांस से आगे क्या बढ़ेंगे ना, सिस ट्रांस में हमने बोला कि 2 ही डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, पर यहाँ पर अगर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे, देखो वही डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस में 4 डिफरेंट ग्रुप लगे, तो वहां पर सिस ट्रांस वाला नोमेनक्लेचर नहीं चलेगा, सिस ट्रांस वाला नोमेनक्लेचर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या कौन सा नोमेनक्लेचर चलेगा ना सर? ई और जी, इसको जेड मत बोलना, ई और जी बोलना, ईजी नोमेनक्लेचर। ओके जेड लिखो पर जी बोलो, इजी सिस्टम। तो इजी सिस्टम में ये बहुत इजी है। ओके इजी सिस्टम बहुत इजी है। क्या सर इजी बोल रहे हैं? इजी सिस्टम, तो इजी सिस्टम में क्या है, अगर ना सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप अपोजिट साइड में रहा तो उसका हम अपोजिट मतलब जर्मनी में एंटेजेनिक वर्ड है या फिर एंटेजेन ऐसे बोलोगे, एंटेजेन बोलो, एंटेजेन एक वर्ड है जर्मनी में। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसको हम बोलते हैं अपोजिट। तो ई फॉर अपोजिट,
ये जो सिस्टम है जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज था, तो ऐसा नाम दिया गया है। तो यहाँ पर देखो जूसामेन क्या होता है, मतलब टुगेदर, जर्मन में जूसामेन का मतलब टुगेदर। तो अगर ये दोनों आसपास मतलब सेम साइड में है, सेम प्रायोरिटी वाले, तो इसको हम बोलेंगे टुगेदर। तो सर प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये पॉइंट लिखो इंपॉर्टेंट। नीतीश आपको क्या सर्दी बुखार हुआ है? यस सर। कब से? सर परसों से। परसों से हुआ है। थोड़ा रेस्ट लो, रेस्ट लो। इतना व्यस्त क्यों हो रहे हो स्कूल आने के लिए? इतने दिन रेस्ट लिया और 2-3 दिन रेस्ट ले लो। ओके, पूछ लेना, फिर भी कंफर्मेशन के लिए पूछ लेना। प्रायोरिटी कैन बी असाइन्ड। और बाकी बच्चे जिनको भी सर्दी बुखार है तो वो सबकी सेफ्टी के लिए, अपने सेफ्टी के लिए थोड़ा 1-2 दिन रह जाओ। अरे घट जाएगा, तो कोई कोरोना कोविड किसको नहीं हो रहा है, पर वही नॉर्मल में भी आप 2-3 दिन प्रिकॉशन ले लो। ओके, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल हैं जिससे हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो पहला हमें ये रूल जो मैं स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा, स्टेप वाइज लिखना। तो पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करेंगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा। आगे नहीं नीतीश, आपने पीरियोडिक टेबल पे करा था प्रेजेंटेशन, तो आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बहुत अच्छा आइडिया होगा। एटॉमिक नंबर के बारे में, तो जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी ज्यादा। तो यहाँ पर बताओ क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? सर ब्रोमीन का। ब्रोमीन का, तो इसको मैं दूंगा फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, यस सर। यार यहाँ क्लोरीन और आयोडीन के बीच किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? आयोडीन का। आयोडीन, फ्लोरीन नहीं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, आयोडीन का 53 है। ओके, तो आयोडीन का ज्यादा है, तो इसको हम देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अभी आप यहाँ पर अपना प्लेन ड्रॉ करो। मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐसे एक प्लेन ड्रॉ करना है, इमेजिनरी प्लेन। और ये इमेजिनरी प्लेन के सेम साइड में क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है सेम साइड में, है कि नहीं? अरे बच्चों, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है कि नहीं? अगर है तो इसको क्या बोलोगे? सिस बोलोगे? सेम साइड मतलब क्या था? सिस था, बट यहाँ पर सिस नहीं यूज होगा, यहाँ पर ई बोलोगे। ई मतलब एंटेगेगेन, और एंटेगेगेन का मतलब क्या है जर्मन में? सेम साइड। ओके, तो ये फॉर्म है ई फॉर्म। ऋतुपर्णा अलर्ट रहो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा लगा सुन के, बट थोड़ा अलर्ट रहो, पीरियोडिक टेबल को देखो, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपके लिए वो सारे करो। ओके, समझने की कोशिश करो। जो भी डाउट होंगे आप क्लास आने के बाद अच्छे से क्लियर कर लेना मुझसे, मैं क्लास के बाद रहता हूँ, अच्छे से क्लियर करना। सारे बच्चे जितने भी ऑनलाइन क्लासेस में, जिसको भी जितना भी डाउट्स हैं, तो हम पहले क्लास में पढ़ेंगे कोर्स, फिर 15-20 मिनट डाउट क्लियर करेंगे। ओके, क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछना है पूछ लेना फिर। अभी देखो, और अगर सर एटॉमिक नंबर पे काम नहीं हुआ, ऐसा भी केस है, अगर एटॉमिक नंबर अलग हो गया तो वहां पर हम क्या करेंगे? अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो ये वाला केस तो आप जानते हो, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, तो इसको बोलोगे ई फॉर्म। यहाँ पर भी सेम साइड में फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको क्या बोलोगे? ई फॉर्म। सिमिलरली अगर सर हालोजन, ये सारे हालोजन ग्रुप थे, अगर सर हालोजन को छोड़ के कोई और दूसरा ग्रुप लगा तो वहां पर हम क्या करेंगे? तो ये दूसरा एग्जाम्पल में आपका बाकी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक ही रूल दिमाग में रखना है कि आपको एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर सेम आता है तो हमें जाके दिमाग अपना गड़बड़ करना है, अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट आता है तो हमें कोई दिमाग अपना गड़बड़ नहीं करवाना है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर बोलो बेसिक, ये इसका एटॉमिक नंबर कितना? अरे कार्बन और ब्रोमीन के बीच किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? देखो यहाँ पर कार्बन जुड़ा है और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच किसको प्रायोरिटी दूं? सर ब्रोमीन को दूंगा, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है और कार्बन का 6 है। सिमिलरली यहाँ पर नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच कौन बता सकता है? फ्लोरीन। अरे मैंने ऊपर आपको सिस को ई बोल दिया क्या? सिस ई नहीं होता, जेड ई होता है। ओके, जेड देखो, जेड मतलब टुगेदर, तो इसको हम ई लिखेंगे। और ये वाला जो ट्रांस फॉर्म है, ट्रांस को हम लिखेंगे ई।
ट्रांस को हम ई लिखेंगे और सिस को जेड लिखेंगे। ऊपर जो सिस है उसको जेड लिख दो जाके अपने कॉपी में, मैं यहाँ पर जेड लिख देता हूँ, सिस को जेड लिखो। जेड मतलब टुगेदर है, ट्रांस मतलब ई है। ओके, थोड़ा गलती हो गया भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है। ओके, तो प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हमारा सेम एटॉमिक नंबर आता है, मतलब यहाँ पर भी ब्रोमीन की जगह और कोई कार्बन लगा होगा, तो वहां पर हम प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, तो आगे चलते हैं देखेंगे। पहले आप समझ लो कि मुझे भी समझना है। अभी क्या समझना है कि ई मतलब ट्रांस होता है और जेड मतलब सिस होता है। ये बहुत जगह कंफ्यूजन होता है बच्चा, सबको कंफ्यूजन होता है, थोड़ा इसको एक दो बार याद कर लेना। मुझे भी याद करना है आपके साथ। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास और कैसे कैसे कंपाउंड्स हैं देखते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, तो ये हमने कर दिया, ये ई फॉर्म में है। अभी अभी देखो ये तीसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक नया केस आएगा और एक इंपॉर्टेंट केस। क्या ना सर, अरे 18.2 तक खत्म नहीं हुआ था, आप सॉल्यूशन क्यों मांग रहे थे? ओके, अभी पढ़ने के बाद सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी देखो 18.1 18.1 का नहीं दिया। नो सर। ओके, देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर मैंने पहले इस तरफ का कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर डायरेक्ट लगा है कार्बन और यहाँ पर डायरेक्ट लगा है ऑक्सीजन। तो आपको पहले वाले का एटॉमिक नंबर देखना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, कार्बन या फिर ऑक्सीजन को? किसको दोगे? पहला प्रायोरिटी किस? हाँ सर कार्बन। देखना है, एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कार्बन का 6 है, ये तो याद है ना? नहीं है? तो पहला प्रायोरिटी पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा बेटा? सर ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन को। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आप किसको प्रायोरिटी दोगे? तो यहाँ पर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो अगर डायरेक्ट कार्बन जुड़ा तो उसके अगले एटम को देखना। ओके, अगर पहले दो एटम सेम रह गए तो उसके अगले वाले एटम को देखना। तो यहाँ पर कार्बन के साथ क्या जुड़ा होगा ना, और एक कार्बन जुड़ा होगा और दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे। बट यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में और एक ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता होगा ना, 2-3 ऑक्सीजन जुड़े हैं तो डबल बॉन्ड को हम 2 ऑक्सीजन गिनेंगे और यहाँ पर 3। बहरहाल यहाँ पर एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, तो एटॉमिक नंबर आप देखोगे तो इसको ही मिलेगा पहला प्रायोरिटी, इसको ही मिलेगा पहला प्रायोरिटी। तो अभी आपका इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ कर दो। इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ कर दिए तो सेम साइड है, सेम साइड में है तो इसको क्या बोलोगे? अगर सेम साइड में रहे तो इसको क्या बोलोगे? जेड फॉर। वेरी गुड बेटा, तो मेरा जो गलती हुआ आपने वो सही कर दिया। ऐसे तो होता है, टीचर गलती करे तो स्टूडेंट सुधारेगा, स्टूडेंट गलती करे तो टीचर सुधारेगा, आगे नहीं। अरे सिर्फ पढ़ाई में और किसी में नहीं। तो यहाँ पर देखो CN और OH ग्रुप में हम कंसीडर करेंगे तो किसको लेंगे ना, OH को लेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज्यादा है। ये सब आपको लिखा गया है, आप पढ़ोगे इसको डिटेल में पढ़ना, यहाँ पर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बट हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर दिखना है, तो आपको एक बार पीरियोडिक टेबल अच्छे से देख लेना भाई, एटॉमिक नंबर सब कुछ अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर समझाया गया है इस ग्रुप में और इस ग्रुप में आपने कैसे डिसाइड किया। ओके, इसको क्यों दिया, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन सारे लगे हैं, सब समझाया गया है अच्छे से। ओके, तो देखो ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है और इसके सारे मैं आपको ई कॉपी देता रहूंगा, अगर मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, पर इस बुक को पूरा मैं आपको ई कॉपी दे दूंगा, आप खुद इससे पढ़ना चैप्टर वाइज। ओके, ये बेस्ट बुक है आपके नीट और जेई के लिए, और बोर्ड के लिए तो है ही है। बोर्ड के लिए आपका एक्स्ट्रा एनसीईआरटी बुक है, उसको भी पढ़ो, उसमें इससे कम है, जो भी है इससे कम है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये 10 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए। अभी 1 मिनट बचा है क्लास में, ये 10 क्वेश्चन करो, मैं आपको 18.1 और 18.2 का आंसर जल्दी से भेजता हूँ। ओके, क्वेश्चंस करो और आज ही के आज मुझसे डाउट पूछ लो, देर मत करो, आज ही के आज पूछ लो, आज मैं फ्री हूँ, आपको पूरा समझा दूंगा अच्छे से। फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का क्लास हम कल कर लेंगे, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म खत्म कर देंगे और ऑनलाइन क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ कि नहीं, ऑनलाइन क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो सॉरी ऑफलाइन में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ऑनलाइन में ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम कल खत्म कर देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्रिकल से थोड़ा मुश्किल है, पर इतना भी मुश्किल नहीं कि आप लोग समझ नहीं पाओगे। आप अच्छे बच्चे हो, आप सब समझ जाते हो, पर पढ़ते नहीं हो खुद से कुछ। ओके, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, 18.1 18.2 करो, मैं अभी आपको आंसर भेज देता हूँ।
और पढ़ते रहो। ओके, एंड करते हैं। कुछ पूछना है किसी को? सर हम्म, सर पूछो पूछो। सर या आप फिर बोले थे सेम साइड रहने से। क्लास एंड हो गया शायद, बाद में पूछ लेना क्लास के बाद, अभी पूछ लो मुझे कॉल करके। ओके।